नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा के इस अंक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहला जो हमें टॉपिक पढ़ना होता है वो है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पुनर्लेखन की समस्याएँ, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को पुनर्लेखन करने के लिए कौन कौन सी समस्याएँ आती है, तो उन समस्याओं को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये इतना विस्तृत है, व्यापक है, और अगर कोई पुनर्लेखन करना चाहे अगर हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो उसको ऐसे कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, जिन समस्याओं से उन्हें दो हाथ करने ही पड़ते हैं, तभी जाकर कोई महत्वपूर्ण और सार्थक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा जा सकता है। बिना इन समस्याओं से दो हाथ किए कोई महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखना संभव नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जान लेते हैं। तो जो पहली समस्या आती है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखते समय वो है हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाए। हर जो है इतिहास में एक आरंभ काल होता है, एक शुरुआत होती है कि इस समय से ये शुरू हुआ। तो हिंदी साहित्य का जो है आरंभ कब से माना जाए, इस बात को लेकर के भयंकर विवाद हैं विद्वानों में। विद्वानों के अलग अलग धड़े बन गए हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, इसका जो है प्रारंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से माना जाए। बहुत सारे विद्वान जो हैं वो 7वीं या फिर 8वीं शताब्दी 8वीं सदी से इसका आरंभ मानते हैं। तो इनमें कौन कौन से लोग आते हैं? इनमें आते हैं आपके जॉर्ज ग्रियर्सन, इनमें ग्रियर्सन आते हैं। इसके अलावा इसमें आते हैं आपके राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, राहुल सांकृत्यायन हो गए। इसके अलावा मिस्र बंधु भी मानते हैं कि ये 7वीं या 8वीं शताब्दी में क्या है शुरू हुआ था, हिंदी साहित्य का आरंभ वो स्वीकार करते हैं। किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नहीं, ये 10वीं शताब्दी से शुरू हुआ है, ये 10वीं सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। अब ये दो मत क्यों हो गए? तो राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिस्र बंधु वगैरह जो हैं, ये मानते हैं कि जो परवर्ती अपभ्रंश है, जिसको पुरानी हिंदी कहा जाता है, वो भी हिंदी साहित्य में शामिल करना चाहिए। वे उनको शामिल करते हैं, इसलिए उसका समय जो है वो 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास शुरू हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी। किंतु वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये जो जिसको कहा जा रहा है परवर्ती अपभ्रंश, जिसको पुरानी हिंदी कहते हैं, पुरानी हिंदी कहा था इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो ये पुरानी हिंदी जो है, ये पुरानी हिंदी कहने के बावजूद भी ये हिंदी नहीं है, क्योंकि हिंदी का जो स्वरूप माना जाता है, जिसको हम पहचानते हैं, जो हिंदी की जो बोलियां हैं, उन बोलियों का बस एक आध छिटपुट उदाहरण कहीं कहीं मिलता है। कोई भी उस काल की कृति नहीं है ऐसी जिसमें हिंदी का स्पष्ट जो है रूप हमें दिखता है। हिंदी जो है स्पष्ट रूप से 10वीं शताब्दी के बाद से उभरने लगी थी। तो इस कारण से क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ हो। तो वहीं जो है कुछ और विद्वान जो है वो, जिनमें सबसे प्रमुख नाम आता है गणपति चंद्रगुप्त का, वो कहते हैं कि नहीं, 12वीं शताब्दी में हो। 12वीं शताब्दी में जो है आरंभ मानते हैं गणपति चंद्रगुप्त। तो ये हो गए, इसके शुक्ल हो गए, आचार्य शुक्ल, और ये गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त जो है वो मानते हैं कि 12वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ। और ये 7वीं 8वीं शताब्दी में मानने वाले कौन कौन से हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, मिस्र बंधु हैं और राहुल सांकृत्यायन हैं। तो ये लोग मानते हैं। लेकिन कुछ और विद्वान भी हैं जो मानते हैं कि नहीं, हिंदी का आरंभ जो है ये दूसरे समय से हुआ। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो मानते हैं कि हिंदी का आरंभ जो है वो 14वीं शताब्दी से हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं 14वीं शताब्दी से हिंदी का आरंभ होता है, यानी हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है।
और 14वीं शताब्दी का जो ग्रंथ है 14वीं शताब्दी के आसपास, वो है आपका अब्दुल रहमान का संदेश रासक। संदेश रासक को वो हिंदी की पहली कृति कहते हैं और अब्दुल रहमान को वो पहला कवि मानते हैं हिंदी का। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब होता है, इसको लेकर के अलग अलग मत हैं विद्वानों के। कोई भी विद्वान जो है सहमत होते हुए दिखाई नहीं देते हैं एक दूसरे से, कुछ न कुछ भिन्नताएं हैं, कालक्रमों में थोड़ा हेर फेर उलटफेर ये रहता है। तो ये जो है हिंदी साहित्य का पुनर्लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन करते समय हर लेखक को इस समस्या से जूझना ही पड़ता है कि इस हिंदी साहित्य का आरंभ हम कब से मानें, और इसी के कारण क्या होता है उसके इतिहास लेखन में भिन्नता आ जाती है। तो जिन्होंने माना कि सिद्ध नाथ कवियों की रचनाएं जो है उसको हम शामिल करेंगे हिंदी साहित्य में, तो उन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी स्वीकार किया हिंदी साहित्य का आरंभ। जिन्होंने कहा कि नहीं वो जो है सांप्रदायिक हैं या फिर जो है उसमें हिंदी का स्वरूप जो है विकसित नहीं दिखाई देता है, कुछ स्पष्ट लक्षण नहीं मिलते हैं, छिटपुट उदाहरण ही मिलते हैं, इसलिए हम उसको नहीं रखेंगे, हम मानेंगे 10वीं शताब्दी के बाद से या 12वीं शताब्दी के बाद से। तो इस प्रकार से क्या है, हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर भयंकर विवाद है और हर प्रत्येक साहित्य इतिहासकार को नए जो पुनर्लेखन करने वाले हैं उनके लिए इस समस्या से टकराना एकदम लाजमी है, वो टकराएंगे ही, बिना टकराए इससे वो आगे बढ़ नहीं सकते। तो चलिए इतना हुआ। अब दूसरी जो समस्या है काल विभाजन की समस्या, दूसरी समस्या काल विभाजन की है। ये भी एक बड़ी भयंकर समस्या है क्योंकि हर इतिहास को काल खंडों में विभाजित किया जाता है। तो काल खंडों में विभाजित करना जो है ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही कालखंड का विभाजन नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ आधार होते हैं, कुछ आधार हमें निश्चित करने होते हैं, उन आधारों पर ही हम कालखंड का विभाजन करते हैं। तो कालखंड के विभाजन को लेकर भयानक रूप से जो है झगड़े हैं। शुरू में हम जानते हैं जैसा कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ वो हिंदी में नहीं लिखा गया है, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, फारसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, फारसी कह रहा हूँ, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और उसके लेखक जो हैं वो हैं गारसा द तासी। गारसा द तासी फ्रांसीसी व्यक्ति थे और उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में पहला हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। तो ये जो ग्रंथ लिखा उन्होंने, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से जब हम लोग पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण। यहाँ हम समस्या के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हम काल विभाजन और नामकरण को अलग से जब पढ़ेंगे तब हम जो है उसको देखेंगे। वास्तव में काल विभाजन जो है उसको हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। जब हम परंपरा के अंतर्गत आएंगे, शुरुआत करेंगे गारसा द तासी से लेकर जो है जितने महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं हिंदी साहित्य के, जब उनकी चर्चा करेंगे तो हम विस्तार से सबके बारे में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ नाम उल्लेख किया जा रहा है। तो काल विभाजन जो है शुरुआत हुआ गारसा द तासी से। गारसा द तासी ने क्या किया, वर्ण क्रमानुसार काल विभाजन किया। उन्होंने वास्तव में काल विभाजन का कोई प्रयास ही नहीं किया। काल विभाजन का जो है सबसे पहला जो प्रयास अगर देखने को मिलता है तो वो हमें देखने को मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। सबसे पहला जो है ग्रियर्सन करते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास करते हैं और वो हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 कालों में विभाजित कर देते हैं। लेकिन वो काल विभाजन जो होता है वो किस आधार पर होता है, वो काल क्रमानुसार होता है, यानी काल के क्रमानुसार, यानी जो रचनाकार पहले जन्म लिया उसके बारे में वो पहले बताएंगे। लेकिन इस तरह से भी अगर हम करते हैं काल विभाजन तो कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले तो यही होता है कि वो जो है काल विभाजन जो है उससे हमें किसी जो है उस काल की धारा प्रवाह का पता नहीं चलता है, चीज़ें गडमड हो जाती हैं, रैंडमली चीज़ें आने लगती हैं, व्यवस्थित रूप नहीं रह जाता, तो वो चीज़ें दिखती हैं। मिश्र बंधु ने भी वही रास्ता अपनाया काल विभाजन का। उन्होंने भी क्या किया, जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 6 कालखंडों में विभाजित कर दिया। पहला जो है आदिकाल और उसके बाद भक्तिकाल और रीतिकाल। तो ये जो आदिकाल और मध्यकाल है उसको उन्होंने पूर्व और उत्तर इस तरह कर करके 2-2 खंड बनाए, किंतु रीतिकाल में के बाद आने के बाद वहाँ से रीतिकाल से जो है उनका गड़बड़ी होने लगी। वो जो आधार वो फॉलो कर रहे थे, जिसका अनुसरण कर रहे थे, उस आधार को छोड़ दिया, इसलिए उनके आधार में भी सामंजस्य नहीं दिखाई पड़ता है और वो व्यवस्थित नहीं है। लेकिन पहला काल विभाजन जो है, पहला काल विभाजन जो व्यवस्थित था, सुव्यवस्थित,
वो किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के बाद जो है बहुत गंभीरतापूर्वक काल विभाजन पर जो है विचार विमर्श शुरू हो गया, और वास्तव में आचार्य शुक्ल से ही शुरुआत होती है काल विभाजन को लेकर गंभीर विचार की। तो काल विभाजन पर और भी लोगों ने काल विभाजित किया, अलग अलग समयों से जो है पूरे हिंदी साहित्य को अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया, लेकिन सभी जो विद्वान हैं जो अपना अपना देते हैं अलग अलग काल विभाजन, तो उनमें भी जो है कुछ ना कुछ जो है चीज़ें कमियां खामियां रह जाती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वमान्य जो काल विभाजन है, यानी अधिकांश लोग जिसको मानते हैं उस काल विभाजन को स्वीकार कर लेते हैं। तो अधिकांश लोग थोड़े से हेर फेर के साथ आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को ही वो स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल के भी काल विभाजन को हम विस्तार से देखेंगे जब हम वही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर गौर करेंगे। तो फिलहाल काल विभाजन में बस हम इतना बतला दें कि उन्होंने 4 कालों में विभाजित किया था हिंदी साहित्य को। सबसे पहले जो है आदिकाल को उन्होंने नाम दिया था वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। इसके बाद जो है उन्होंने जो भक्ति काल है उसको जो है पूरे मध्यकाल को 2 भागों में उन्होंने विभाजित किया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और तथा आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी। और शुरुआत उन्होंने की 1050 संवत, ये जो है उन्होंने काल विभाजन जो किया उसमें 1050 संवत से उन्होंने 1375 संवत तक के काल को कहा वीरगाथा काल, यानी संवत जो है 1050 से लेकर के 1375 जो है ये संवत, ये काल जो है ये उन्होंने कहा वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। इसके बाद दूसरा जो भक्ति काल का उन्होंने किया, भक्ति काल को उन्होंने कहा 1375 से ये हो गया आपका 1700 संवत तक, 1375 से 1700 संवत तक के काल को उन्होंने भक्ति काल की संज्ञा दी। इसके बाद 1700 संवत से लेकर के 1900 संवत तक के काल को उन्होंने रीति काल कहा। और अंतिम जो है आधुनिक काल को उन्होंने कहा 1900 से लेकर के अब तक चल रहा है वो। तो ये जो काल है ये आधुनिक काल, जिसको उन्होंने नाम दिया गद्य काल। इस आधुनिक काल को उन्होंने क्या कहा, गद्य काल, क्योंकि इस काल में गद्य का प्रभाव, वो जिस समय लिख रहे थे इतिहास ग्रंथ, गद्य ही प्रमुखता से उभर कर सामने आया था। कविता जो है वो तो छायावादी युग में उभर कर आया, हालांकि इतिहास ग्रंथ भी उनका छायावादी युग में ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन वो प्रथम उन्मेष था, एक बहुत शक्तिशाली उन्मेष। तो गद्य का प्रभाव अधिक था, इसलिए गद्य काल नाम दिया। तो ये जो है शुक्ल का जो है काल विभाजन है। तो काल विभाजन पर विचार करना हर नए साहित्य इतिहास लेखक के लिए एकदम अनिवार्य है, और उसे तरह तरह के काल विभाजनों से होते हुए अपना काल विभाजन देना होता है, या फिर वो चाहे तो किसी दूसरे के काल विभाजन का समर्थन भी कर सकता है, लेकिन उसके पीछे उन्हें एक सुव्यवस्थित तर्क देना पड़ता है। अब आइए दूसरी समस्या की ओर बढ़ते हैं। तीसरी नंबर समस्या है नामकरण की समस्या। ये तो भाई बहुत भयंकर विवाद वाला विषय है। नामकरण को लेकर तो कोई विद्वान सहमत होता ही नहीं है। हर विद्वान, जितने भी विद्वान हैं, जिन्होंने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, कोई भी विद्वान जो है वो एक नाम नहीं दे पाया है। हर विद्वान एक दूसरे से अलग अलग नाम देने की होड़ लगाए हुए रहते हैं, ऐसा लगता है। बहुत ही कम ऐसी संभावना दिखती है, बहुत कम ही ऐसा दिखता है कि नाम में समानता हो, कहते हैं कि हाँ भाई यही नाम ठीक है चलो। तो नामकरण को लेकर के भयंकर समस्या का सामना करना पड़ता है, विवाद। अलग अलग लोग अलग अलग कारण से नामकरण करते हैं। तो नामकरण करते समय जो है उनके मन में जो है नामकरण के आधार क्या हो, इसको लेकर के भी चीज़ें होती हैं। तो आदिकाल के नामकरण के पीछे का आधार जो था वो या तो अपभ्रंश को हिंदी साहित्य में शामिल करते थे, या फिर जो है वो उसको निकालते थे, तो उस आधार पर है। किंतु इसके आगे भी जाकर, यानी रीतिकाल के नामकरण में जो है उसके बाद विवाद दिखाई देता है हमें। तो सबसे ज़्यादा विवाद जो है 2 कालों के नामकरण को लेकर के दिखता है। वो है पहला
आदिकाल और दूसरा जो है वो कहलाता है रीतिकाल। इन दोनों के नामकरण में बहुत भयानक विवाद रहा है। तो आदिकाल का जो नामकरण, सबसे पहले नामकरण जिसने किया उसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के को कहा था चारण काल। मैं अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ, लेकिन जब हम परंपरा का करेंगे माने साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, तब हम विस्तार से एक एक चीज़ को देखेंगे। मैं लिख दूंगा और आप उसको नोट करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ उसको सुनते हैं, परिचय लेते हैं। तो पहला जो है उन्होंने चारण काल नाम दिया, आदिकाल का नाम रखा चारण काल, इसने जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद आते हैं मिस्र बंधु। मिस्र बंधु ने उन्हें आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। इसके बाद मिस्र बंधु के बाद अगला जो प्रयास आता है आदिकाल का नामकरण जिन्होंने किया आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया उसको? वीरगाथा काल। और यहाँ से जो है नामकरण के को लेकर के जो भयंकर विवाद उठा, इस वीरगाथा काल नाम देने के कारण आदिकाल का, इसके बाद भयंकर रूप से जो है विद्वानों में मतभेद उभर कर आए। उन्होंने विरोध किया इस नाम का, ये नाम जो है पसंद नहीं आया किसी को। तो विरोध जो करने वाले थे उसमें कई सारे लोग थे। सबसे पहले जो है और सबसे ज़बरदस्त जिन्होंने विरोध किया वे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उन्होंने ही ये जो है नाम है आदिकाल नाम, ये आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। हालांकि वे स्वयं खुद इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। वो कहते हैं ये नाम जो है भ्रम उत्पन्न कर सकता है, ये भ्रम की सृष्टि कर सकता है। इसलिए जो है जब तक कि कोई और उपयुक्त नाम न मिले तब तक इस नाम से काम चलाया जा सकता है। और अभी तक हम लोग काम चला रहे हैं, लेकिन कोशिश जारी है, लोग करेंगे। तो साहित्य इतिहास लेखक के लिए ये एक चुनौती है कि वो नाम क्या रखे, अलग अलग कालों का नाम क्या रखे, किन आधारों पर रखे, प्रवृत्तियों के आधार पर रखे, या फिर जो है कई जो है जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया कि व्यक्तियों के नाम पर काल का नाम रख दिया। हालांकि बाद में भी देखने को मिलता है, जैसे भारतेंदु युग हुआ, द्विवेदी युग हुआ, तो वो भी व्यक्तियों के आधार पर जो है उसके छोटे युग का, उपयुग का नाम है, मुख्य युग का नाम व्यक्तियों पर नहीं है। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने मुख्य जो युग थे उनके भी नाम व्यक्तियों के आधार पर किए थे। तो व्यक्ति के नाम पर कर दें काल का नामकरण, या फिर हम जो है प्रवृत्तियों को स्थान दें, या फिर और कोई दूसरी पद्धति जो है उसको हम इस्तेमाल करें। तो इस बात को लेकर के जो है विद्वानों को काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है पुनर्लेखन करने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो अभी हमने आदिकाल देखा इनका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तक का। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वो जॉर्ज ग्रियर्सन की थोड़ी सी जो है उनसे निकटता रखते हुए वो कहते हैं, उसका नाम देते हैं संधि एवं चारण काल। आदिकाल का नामकरण वो संधि एवं चारण काल कहते हैं। वहीं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो है इसे अपभ्रंश काल कहते हैं। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम देते हैं। एक और बहुत प्रसिद्ध है नामकरण जो राहुल सांकृत्यायन ने किया था, सिद्ध एवं सामंत काल। सिद्ध सामंत काल उन्होंने नाम दिया था क्योंकि सिद्धों की रचनाओं की प्रमुखता थी और वो युग था सामंतवादी युग, इस कारण से सिद्ध सामंत काल उन्होंने नाम रखा था। तो ये नामकरण को लेकर के समस्याएं। उसी तरह से रीतिकाल के नामकरण को लेकर के भी है। कोई इसे रीतिकाल कहता है, आचार्य शुक्ल रीतिकाल नाम देते हैं, कोई कहता है श्रृंगार काल, कोई कहता है कला काल। तो इस तरह से नाम जो है करण को लेकर के बड़ी समस्या है और हर नए साहित्य इतिहास लेखक के लिए उन समस्याओं पर विचार करना और अपने निष्कर्ष देना वो एकदम लाजमी है, उसे देना पड़ता है। तो ये एक चुनौती है, समस्या है, कौन सा नामकरण दें। इसके बाद अगला जो है समस्या, अगली समस्या साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन में जो आती है वो है साहित्यकारों के चयन और निर्धारण। यानी जो साहित्य इतिहास लेखक अपनी ग्रंथ की रचना कर रहा है साहित्य इतिहास की, उसमें किन लेखकों को वो स्थान देगा, किन को बाहर का रास्ता दिखा देगा, इसका चुनाव करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर जिन लेखकों का उन्होंने चुनाव किया है उन लेखकों को किन वर्गों में बांटा जाए, किन वर्गों में उनको रखा जाए, उनका वर्गीकरण करना, उनकी कोटियाँ निर्धारित करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोटियाँ निर्धारित करने को लेकर के भी कई रूप से जो है ऐसे मतभेद दिखने को मिलते हैं। जैसे सामान्य तौर पर क्या है, कवि बिहारी जो है उसको रीति सिद्ध कवि माना जाता है, किंतु बच्चन सिंह अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उस पुस्तक में वो उसको बिहारी को जो है मुक्त रीति
काव्य में उनको स्थान देते हैं। तो इस तरह से नाम को लेकर के माने कौन से रचनाकार को किस कोटि में रखा जाए काफ़ी विवाद है। फिर कौन से रचनाकारों को कितना महत्व दिया जाए, उनका महत्व निर्धारण। जैसे केशव दास, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व के जितने पूर्व के पहले तक के जो इतिहास ग्रंथ थे उसमें आचार्य केशव दास का जो है बड़ी धूम थी, उनकी बहुत मान था उनका और बहुत ज़्यादा जो है उनको महत्व दिया जाता था। लेकिन आचार्य शुक्ल ने जो है उनको पूरी तरह से खारिज किया, उनकी पूरी कविताई को, उनके अलंकार को कहा ये नकली हैं, इनमें जो है वास्तविक जो है ऊष्मा नहीं है जीवन की, ये जो है मतलब थोथे हैं, दांत नहीं है इनमें, थोथे हैं, मतलब इस तरह के हैं। मतलब उनके महत्व को, वास्तविक महत्व को पहचाना आचार्य शुक्ल ने कि ये जो है जितना महत्व इनको दिया जाता है ये इतने महत्व के लायक नहीं है, उनको वो सिंहासन से उतार कर ज़मीन पर लाए थे। तो इस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है नए साहित्य इतिहास लेखक को। जब भी वो इतिहास लिखते हैं तो उनको कौन से रचनाकार चुने, कौन से रचनाकारों को छोड़ दें, किस रचनाकार को किस कोटि में रखें, इसका निर्धारण करने में उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आइए अगला देखते हैं हम लोग मूल्यांकन की समस्या। तो मूल्यांकन की समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो सबसे प्रमुख समस्या तो यही है, मूल्यांकन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर जो है बौद्धिक सोच, उसके भीतर शोध का व्यापक दृष्टिकोण हो, जो चीज़ों को निष्पक्ष होकर गहराई से जो है शोधात्मक दृष्टि से उसका विश्लेषण कर पाए। ऐसे व्यक्ति द्वारा ही हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा जा सकता है जिसका कुछ महत्व हो। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। और इस संदर्भ में मुझे बात याद आ रही है, डॉक्टर नामवर सिंह ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि काल विभाजन और नामकरण की जो समस्या है, इससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या है मूल्यांकन की समस्या। क्योंकि मूल्यांकन की जो समस्या है, मूल्यांकन की समस्या कह रहा हूँ, मूल्यांकन जो है किसी भी रचना का या फिर रचनाकार का या रचना परिस्थितियों का, तो रचना प्रवृत्तियों का जो विश्लेषण है, उसका मूल्यांकन है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना इसके अभाव में हम लिख ही नहीं सकते कोई इतिहास ग्रंथ। तो जब तक ये दृष्टि न हो, नए पुनर्लेखन करता है जो हिंदी साहित्य के इतिहास का, तब तक वो नया इतिहास ग्रंथ लिख नहीं सकता। वो इतना महत्वपूर्ण होता है। हम आचार्य शुक्ल की इतनी ख्याति है, इसका विशेष कारण तो यही है कि उनके भीतर जो है रचनाकार और रचना परिस्थितियाँ जो हैं, उनका उन्होंने इतना सटीक, लगभग सटीक मूल्यांकन किया है, सटीक रूप से उन्होंने विश्लेषण किया है। और थोड़े बहुत 2-4 बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग आज भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो एक वृहत दस्तावेज़ है, वो एक बहुत बड़ा जो है रिकॉर्ड है, मतलब एक प्रमाण है, एक तरह से कह सकते हैं हम। बिना उस ग्रंथ के हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास असंभव है। तो ये एक समस्या का सामना करना पड़ता है मूल्यांकन का। तो ये हो गई 5वीं समस्या। अब 6ठी समस्या की ओर बढ़ते हैं हम कि इतिहास लेखन पद्धति की समस्या। अब कौन सी पद्धति अपनाई जाए? अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, फिर से पुनर्लेखन कर रहे हैं, तो उस पुनर्लेखन की पद्धति को क्या, हम किस पद्धति को स्वीकार करके हम आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, उस पद्धति के अनुसार एक ढांचा बनाएं और उस ढांचे के अनुसार हम इतिहास ग्रंथ को लिखें। तो पद्धतियाँ कई थी। पहली पद्धति क्या थी? वर्ण क्रमानुसार, यानी जो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने जो पद्धति अपनाई थी, वर्णों के अनुसार, यानी अल्फ़ाबेटिकली, यानी अ से शुरू होने वाले जो नाम हैं वो क्या होंगे, उनका वर्णन पहले होगा, फिर आ से शुरू होने वाला, भले ही वो जो है एकदम आधुनिक काल के अंतिम दौर में हो, माने वो एकदम लेटेस्ट अभी समसामयिक हो, वो ही पहले क्यों ना आ जाए। तो गारसा दत्तासी ने जिस तरह से लिखा, रचना की हिंदी साहित्य के इतिहास की, अगर उस पद्धति पर अगर रचना करते हैं तो अज्ञेय क्या होंगे, वो पहली श्रेणी में आ जाएंगे, अज्ञेय पहली श्रेणी में आ जाएंगे और कबीर जो है बहुत बाद में आएंगे, ठीक है, तुलसीदास तो और भी बाद में आएंगे, सूरदास और भी ज़्यादा बाद में आएंगे। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो क्या है, हाँ, पद्धति। तो ये पद्धति हुई वर्ण क्रमानुसार। दूसरी जो है पद्धति जो है वो है काल क्रमानुसार, यानी जो पहले जन्म लिया उसका हम करते हैं भी। तो वहाँ भी समस्या है
जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने जिक्र किया था। किंतु एक और पद्धति है जिसको कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। तो हालांकि वैज्ञानिक पद्धति से अभी तक कोई जो है उस वैज्ञानिक पद्धति का पूर्णतः अनुसरण करते हुए कोई भी इतिहास ग्रंथ अभी तक लिखा नहीं गया है। लेकिन एक और पद्धति है विधेयवादी पद्धति। क्या है? विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी जो पद्धति है, इस विधेयवादी पद्धति के जो जनक हैं वो है बेनटेन। बेनटेन नाम सुना है आपने? बेनटेन। ये बेनटेन नहीं है, वो कार्टून जो दिखाता है बेनटेन, घड़ी मारता है, अलग अलग विचित्र विचित्र जानवर का रूप लेता है, वो बेनटेन नहीं। ये बेनटेन जो है विधेयवादी पद्धति के जनक हैं। और इस पद्धति का हिंदी में साहित्य लेखन के दृष्टि से जो है सबसे सफल और पहला प्रयास जिन्होंने किया वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो इसी विधेयवादी पद्धति के अनुसार लिखा गया है। तो ये विधेयवादी पद्धति होती क्या है? विधेयवादी पद्धति में जो है तत्कालीन परिस्थितियाँ, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, उस समाज की परिस्थितियाँ जो है उसके आधार पर जो है उस समय के साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं साहित्य के इतिहास की परिभाषा दी है। क्या कहा था उन्होंने? कि जनता की संचित प्रवृत्ति, जो चित्तवृत्ति है, उसके साथ साहित्य की जो धारा है, जो काव्य है, उसका जो सामंजस्य जो है दिखाना, यही है हिंदी साहित्य का इतिहास का काम। तो इस पद्धति के अनुसार जो है आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की। तो इस तरह से कई पद्धतियां हैं। अब कौन सी पद्धति अपनाएं? हालांकि जो है विधेयवादी पद्धति सबसे सफल पद्धति अभी तक रही है, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से भी उस रूप में नहीं लिखा गया है। कुछ लोग जो है दार्शनिकता के आधार पर लिखना चाहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन बिलोचन शर्मा। तो कुछ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें सब में सबसे सफल पद्धति यही विधेयवादी पद्धति अभी तक रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी पद्धतियों में सफल नहीं लिखा जा सकता। तो कौन सी पद्धति अपनाएं? नया जो है साहित्य इतिहास का पुनर्लेखन करने वाला जो लेखक है वो कौन सी पद्धति अपनाएं, ये उसके लिए एक समस्या बनी रहती है। अब जो 7वीं समस्या है उर्दू साहित्य को शामिल करने की समस्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी की 3 शैलियाँ हैं। हिंदी की 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी? यहाँ लिखता हूँ। तो हिंदी स्वयं एक, फिर उसके बाद उर्दू, और तीसरी है हिंदुस्तानी। तो हिंदी की ये 3 शैलियाँ हैं, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। तो हिंदी जो है ये स्वयं हिंदी जो होती है, हिंदुस्तानी में क्या है? हिंदुस्तानी जो है हिंदू मुस्लिम दोनों द्वारा प्रयोग किया जाता है। और उर्दू क्या है? उर्दू वास्तव में जो है अरबी फारसी के शब्दों की बहुलता वाली जो भाषा है, माने खड़ी बोली जिसको कहते हैं हम, खड़ी बोली में ही अरबी फारसी के शब्दों को अगर हम भर दें बहुत ज़्यादा तो उर्दू हो गई, बस कुछ नहीं। और स्क्रिप्ट अलग है, उनकी लिपि अलग है, उर्दू लिखने की लिपि अलग है, किंतु भाषा वही है, बस अरबी फारसी के शब्द भर गए हैं। तो उर्दू साहित्य को भी हिंदी साहित्य में शामिल किया जाए। उर्दू साहित्य जो लिखा गया उसको जब हिंदी साहित्य का इतिहास हम लिखें तो उसमें उसका विवेचन हो, इस बात को लेकर के भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। हालांकि इस पर जो है प्रयास किया है कुछ विद्वानों ने। डॉक्टर बच्चन सिंह की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उस पुस्तक में उन्होंने उर्दू कवियों को स्थान दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग नाक भौं सिकोड़ते भी हैं, कहते हैं कैसे रखा जाए। एक तरफ हम सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास के दोहे, उस तरह की भाषा है, और दूसरी तरफ जो है मिर्ज़ा गालिब के शेर और गज़ल जो हैं, मीर के शेर कैसे रखे जा सकते हैं, उनको बिल्कुल अलग तरह का लगेगा वो। तो इसलिए जो है दोनों में काफ़ी झगड़ा है। तो ये भी एक समस्या है। जब भी कोई लेखक साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास का पुनर्लेखन करता है, पुनर्लेखन करने की इच्छा रखता है या करना चाहता है, तो उसे इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है कि उर्दू साहित्य को शामिल करें या ना करें। इसके अलावा एक और भी समस्या इसके अंतर्गत आती है कि जो अन्य बोलियां हैं हिंदी की, जैसे अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, तो मुख्यतः अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली आदि जो बोलियां हैं, तो इन बोलियों में मध्य युग में
हिंदी साहित्य के मध्य युग में यानी भक्ति काल और रीति काल में ये तो बहुत ही उन्नत भाषा थी। रीति काल में आकर तो ब्रज भाषा का एक छत्र राज्य था, साम्राज्य फैला हुआ था उनका ब्रज भाषा का, सभी तरह से ब्रज भाषा। और उसके पहले भक्ति काल में ब्रज भाषा और आपकी अवधि जो है दोनों थी, और उसके पहले जो है मैथिली वगैरह और दूसरी थी। तो ये जो हैं ये सब हिंदी के अंतर्गत ही हम मानते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। किंतु आधुनिक युग में उन बोलियों में भी कुछ लिखा जा रहा है, अच्छा बहुत कुछ लिखा जा रहा है। ब्रज भाषा में भी लिखा जा रहा है, अवधी में भी लिखा जा रहा है, भोजपुरी, मैथिली, इन सब चीज़ों में लिखा जा रहा है। तो अब हम उसको अगर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हम अभी लिखेंगे, मान लीजिए अभी मैं लिखता हूँ अगर, या फिर आप लिखते हैं अभी, तो इस समय के पहले तक जिन लोगों ने इन बोलियों में यानी भोजपुरी में, अवधी में, छत्तीसगढ़ी में या फिर ब्रज भाषा में इस तरह के में उन्होंने साहित्य लिखा है, तो क्या उनको शामिल किया जाए उनको हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में या न किया जाए? तो ये बहुत ही एक बड़ी समस्या दिखाई पड़ती है हमें। अब अंतिम समस्या है कि हिंदी साहित्य के वैचारिक स्रोत की समस्या। वैचारिक स्रोत क्या होंगे? यानी जब हम आदिकाल को देखते हैं तो आदिकाल में सिद्धोनाथों की जो रचनाएं हैं, तो आदिकाल की वो जो सिद्धोनाथों की रचनाएं हैं उनका संबंध जो है अतीत से पड़ता है। या फिर जो है भक्ति काल में जो कबीर, तुलसीदास वगैरह हैं, तो उन लोगों की रचनाओं की जो शुरुआत जिन धार्मिक और आध्यात्मिक पक्षों को लेकर के उन्होंने विवेचना की, उसका जो है उसकी जड़ें हमें मिलती हैं संस्कृत के जो साहित्य हैं, वैदिक साहित्य यानी जो संस्कृत का साहित्य है, यानी उपनिषद वगैरह जो है, इन सब चीज़ों में उसका मिलता है। अद्वैतवादी दर्शन, द्वैतवादी दर्शन, तो वहाँ से उसका संबंध जुड़ता है। तो क्या अब हम उसको भी स्थान देंगे? उन ग्रंथों का भी विवेचन किया जाए जिनसे ये ग्रंथों का, इनकी विचारधारा का संबंध हो रहा है, इससे इसका स्रोत वहाँ से निकल रहा है। या फिर रीति काल में जो रीति ग्रंथों की रचना हुई, तो रीति ग्रंथों की रचना का स्रोत संस्कृत साहित्य में है, कालिदास वगैरह की रचनाओं में भी है, रीतियाँ दिखाई पड़ती हैं, रीतिवादी साहित्य दिखता है हमें। तो क्या वहाँ से जो है संबंध करके उनका भी हम वर्णन करें या ना करें, इसको लेकर के भी ये समस्या आती है, खड़ी होती है। और हर नए साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन करने वाले के लिए वैचारिक स्रोतों पर भी गंभीर विचार करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास का पुनर्लेखन बहुत टेढ़ी खीर है। उल्लिखित सारी समस्याओं का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किए बिना साहित्य इतिहास का पुनर्लेखन बेमानी है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।